फसल उपजाए, हरियाली जग में लाए। घर घर पेड़ उगाए, आंगन खुशहाल बनाए, सुखद फसल उपजाए, हरियाली जग में लाए। संसार हो हरा भरा तो झूमेगी ये वसुंधरा। राग गूंजे हरियाली का ऐसा हो हर एक आंगन, सरगम हो खुशहाली की जैसे महकता है मधुबन। निराश आसमां हंस उठेगा, फैलेगा स्वर्णिम उजियारा। आओ मेरे भाई बहनों, आओ मेरे भाई बहनों, मिलके करें ये सपना पूरा। घर घर पेड़ उगाए, आंगन खुशहाल बनाए, सुखद फसल उपजाए, हरियाली जग में लाए। संसार हो हरा भरा तो झूमेगी ये वसुंधरा। हमारी ही संस्कृति है, पेड़ भी जहाँ पूजे जाते। ओ गंगा को माँ कहते, सूरज को यहाँ शीश झुकाते। विश्व को दिशा दिखाने वाले इस काम को हम करेंगे पूरा। आओ मेरे भाई बहनों, आओ। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का आज की लाइव जूम मीटिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़ते जा रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भरतपुर सेवा केंद्र के द्वारा ऑनलाइन संगोष्ठी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में रखी गई है। विश्व पर्यावरण दिवस, हमारी प्रकृति हरी भरी हो, उसी अनुसार हम सभी का जीवन भी खुशियों से, खुशहाली से हरा भरा रहे, इसी लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर आज हमारी मानवता की पुकार, प्रकृति की पुकार क्या है और विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष हम क्यों मनाते हैं। वर्तमान समय मनुष्य आत्माओं को की प्रकृति के लिए किस चीज की जरूरत है, किस सहयोग की जरूरत है, उसके उपलक्ष्य में आज ये छोटी सी वेबिनार रखी गई है। आइए ईश्वरीय स्मृति के माध्यम से याद में
दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी। एक दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी। है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। तूने है सिखाया, धूप में है छाया, एक सोच है जागी जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी जागी प्रकृति के लिए। ओ हाँ, ओ नदियाँ पर्वत सागर बादल चारों दिशाएं, बहती गाती मधुमाती ये अल्लड़ हवाएं। बल खाती आती तरंगे ये लहरें किनारे, चमके पेड़ पत्ते बूंदे झिलमिल सितारे। तूने जो बताया हो, हाँ, बोया तो फल पाया हो, हाँ। है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। एक सोच है जागी जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी जागी प्रकृति के लिए। हो खुला हुआ ना मेरे को। ओम शांति। हम सभी सुन रहे थे बहुत ही सुंदर गीत, एक सोच है जागी प्रकृति के लिए। आज इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में आयोजित किया जा रहा है पूरे विश्व भर के अंतर्गत। ठीक उसी प्रकार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा आज का ये कार्यक्रम भी पूरे विश्व भर के अंतर्गत आयोजित हो रहा है। तो इसी उपलक्ष्य में हम सब के बीच में आज के गेस्ट के रूप में मैं उद्बोधन करती हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं हमारी आदरणीय राजयोगिनी कविता दीदी जी। आप सह प्रभारी आगरा सब जोन और जिला प्रभारी भरतपुर हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय भ्राता माउंट आबू से हम सबके बीच में आ रहे हैं ब्रह्मा कुमार सुमंत भाई जी। आप कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक हैं। मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय भ्राता डॉक्टर पी के राय जी, डायरेक्टर DRMR भरतपुर। आप भी हम सबके बीच में जुड़ चुके हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय भ्राता डॉक्टर उदयवान सिंह जी, आप डीन विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय कुम्हेर भरतपुर। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी भावना बहन जी, आप सादाबाद से हम सबके बीच में जुड़े हुए हैं। आप सभी का हार्दिक और अभिनंदन स्वागत है।
अभी स्वागत की श्रृंखला में मैं आदरणीय राजयोगिनी बबीता दीदी से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी का स्वागत करेंगे दो शब्दों के माध्यम से। ओम शांति। जल्दी करना दीजिए। आज हम सभी इस इन्वायरमेंट डे पर एकत्रित हुए हैं। वास्तव में ये वायुमंडल की आवश्यकता हम सभी को है और ऐसे महान दिवस पर जहां संपूर्ण विश्व को आज प्रकृति के अभाव में त्राही त्राही का अनुभव हो रहा है, प्रकृति के इस संपन्नता का अभाव आज मनुष्य को हो रहा है। ऐसे महान डे को मनाने के लिए हम सभी प्रकृति प्रेमियों का स्वागत है इस विशेष दिवस पर। और आप सभी ने सुना बहन प्रवीणा जी से कि आज के इस प्रकृति डे पर विशेष हमारे मुख्यालय से मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच रहेंगे भ्राता सुमन भाई, जो कृषि प्रभाग ग्राम विकास के मुख्य संयोजक हैं, और हमारे विशेष ब्रह्मा कुमारी के इस भरतपुर क्षेत्र के मुख्य प्रशासिका के रूप में और आगरा जोन की सह प्रशासिका के रूप में आप हमारे बीच इस दिवस पर विशेष अपने आध्यात्मिक विचार हम सभी के बीच रखेंगे। आपका भी स्वागत है और इस भरतपुर क्षेत्र को अपने इस कृषि अनुसंधान केंद्र से महती भूमिका इस प्रकृति के संयोजन को बनाने के लिए अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं हमारे भ्राता उदय भान जी और पीके राय जी। तो ये आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रकृति झूमकर गा रही है, प्रकृति झूमकर गा रही है, हे मेरे प्रियवर इस बंधन को संभालो, हे मेरे प्रियवर इस बंधन को संवारो, इस बंधन को संवारो, साथ ही अपना सहयोग भी संवारो, अपना सहयोग भी संवारो। इस तरह से इस संयोजन में हम इस प्रकृति को संवारने का आज दृढ़ संकल्प करते हुए इस स्वागत को संपन्नता की रूपरेखा देंगे और हम सभी महती भूमिका एक दृढ़ प्रतिज्ञा के रूप में इस स्वागत को संपन्नता की दिशा देंगे। ओम शांति। अभी मैं ओम शांति। अभी हम सबके बीच में मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय राजयोगी भ्राता ब्रह्मा कुमार सुमंत भाई जी। आप माउंट आबू से हम सबके बीच में उपस्थित हो रहे हैं। आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्गत 36 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। आपने MBA किया है और 8 वर्ष एग्जीक्यूटिव लेवल विभिन्न कंपनी में सेवाएं दी हैं आपने। 15 वर्षों से आप समर्पित रूप से ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय आप कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक के रूप में हैं। आपने अभी तक 15 कृषि यूनिवर्सिटीज में यौगिक कृषि व प्रेजेंटेशन दिया है एवं विभिन्न कॉन्फ्रेंस में भी भाग लिया है। आप किसानों की ट्रेनिंग भी कराते हैं। ऐसे आदरणीय भ्राता जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आज के विषय पर मुख्य वक्तव्य के रूप में हम सभी को उद्बोधन देंगे आदरणीय भ्राता सुमंत भाई। उनका अनुरोध। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले हम सबके बीच में प्रकृति पति परमपिता शिव परमात्मा की दिव्य उपस्थिति को महसूस करते हुए हमारे दीदी जी जो ज्ञान और चिंतन का धरोहर है, ऐसे आदरणीय कविता दीदी जी, साथ में इस सभा की शोभा बढ़ाने वाले भावना दीदी जी और हमारे बबीता बहन जी और भी साथी भाई बहने सभी को और जो भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं उन सभी को आज की पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने पहले
उच्चारण किया था ओम शांति का महामंत्र। ओम शांति वह महामंत्र है जो मानव की चैतन्यता को जागृत करता है, एक ऐसे जिससे नर नारायण बन सके और मानवता श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ा सके, और हमें मना क्षुद्र से भी लोग जो है महान बन सके, ऐसी शक्ति ओम शांति के महामंत्र में समाया हुआ है। उसी महामंत्र को लेकर के हम चलते हैं। ओम का बहुत महत्व है शास्त्रों में भी, और ओम से ही सारा दुनिया उद्भव हुआ है, यह भी बताया जाता है शास्त्रों में। एक मैं जिक्र करना चाहता हूं उस बात का कि किस तरह से शास्त्रों में बताया गया है कि सारे पर्यावरण को हम बहुत अच्छे से शांति प्रदान करते हैं। वो बात करके फिर हम आगे बढ़ेंगे इस यात्रा में। पर्यावरण दिवस के लिए आगे का संदेश मिलेगा। जैसा कि वोम द्योह शांति मना, वोम मना मैं आत्मा शांत में, वोम मना मैं आत्मा हूँ, द्योह शांति मना दुनिया में जितने भी स्वर्ग शांत स्थान है उसमें शांति ही शांति फैले। द्योह शांति ही पृथ्वी शांति ही, पृथ्वी शांति ही माना सारी पृथ्वी जितना तक है वो शांति ही शांति फैले, सारे चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर शांति फैले। आपस शांति ही माना सारी जितने भी जलवायु है वो शांतमय हो जाए। औषधया शांति माना जितने भी औषधि है, जितने भी हमारी फसलें हैं वो सब शांत हो जाए। वनस्पतयः शांति माना जितने भी वनस्पति है वो भी उसके अंदर भी शांति का एक लहर फैले। शांति रेव शांति ही, मैं स्वयं का स्वयं भी शांत स्वरूप बन जाऊं, साम शांति रेही। इस तरह से स्वयं को स्वयं भी शांत हो करके सारी धरती और वातावरण को शांत करने का दिव्य संस्कृति कहीं पे है तो वो हमारे भारत में ही है। तो उस दिव्य संस्कृति का आधार कहीं पे है तो वो आध्यात्म के अंदर है, और आध्यात्म ही सबका सभी प्रश्नों का समाधान है। तो आज इस अवसर पर पर्यावरण और प्रकृति को बचाने का दृढ़ संकल्प लेने के लिए हम सब एक साथ में एकत्रित हुए हैं। तो यह समझना जरूरी है कि आध्यात्मिकता हमें वास्तविकता की ओर लेके जाती है। प्रकृति और पुरुष के बीच में जो सच्चा संबंध है उस संबंध, गहरा संबंध को अनुभव करने के लिए हमें प्रेरणा देती है। पर्यावरण में दो शब्द हैं, आप सब जानते हैं, परे और आवरण से पर्यावरण बनता है। तो परे और आवरण क्या है? आत्मा, हम सब आत्मा का स्वरूप है ये हम सब जानते हैं, ओम का स्वरूप है ये सब जानते हैं। तो उसी आत्मा का आवरण क्या है हम अगर देखें तो मन, बुद्धि और संस्कार जो है वो आत्मा का दिव्य आवरण बनते हैं। तो उस दिव्य आवरण के ऊपर स्थूल रूप में पांचों तत्वों का जो शरीर है वो स्थूल रूप में आवरण बनता है और वो शरीर बनता है। और इस शरीर से भी परे जो पांचों तत्वों का आवरण इस सृष्टि का है तो उस आवरण को पर्यावरण कहते हैं। हम कभी कभी बातों बातों में ये कह देते हैं कि हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम आए थे तो वहां का वातावरण जो है बहुत शांत है। तो वातावरण और पर्यावरण को पर्याय पद के रूप में उपयोग करते रहते हैं। तो वातावरण कैसे बनता है? वाइब्रेशन से बनता है, विचारों से बनता है, हमारे कर्म कांड से बनता है, हम जो कर्म करते हैं उससे बनता है, हमारी सामूहिक प्रक्रियाओं से बनता है वातावरण। लेकिन पर्यावरण जो है इससे अतीत है। पर्यावरण जल, जमीन, जानवर, जंगल और जनता, इन सबको समाविष्ट करके जो बनता है वो पर्यावरण है। और जो शरीर के अंदर जो पांचों तत्वों का प्रकृति है इसे अपरा प्रकृति कहते हैं। और शरीर से बाहर जो पांचों तत्वों का प्रकृति है उसे परा प्रकृति कहते हैं, इसे पर्यावरण का एक भाग कहते हैं। तो यही पर्यावरण है।
आज हम देखते हैं कि पर्यावरण की बहुत सारे समस्याएं हैं। ये कोई एक वर्ग की नहीं है, एक वर्ण की नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। अगर प्रकृति को कोई क्षति पहुंचता है तो हम भी प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा है। हमने अभी अभी बात किया कि हमारी शरीर के बाहर जो भी प्रकृति है वो पराप्रकृति है, पर्यावरण है। तो अगर हम बाहर के पर्यावरण को, बाहर के प्रकृति को अगर किसी तरह से हम चोट पहुंचाते हैं तो ये इसका जो असर है, तो हम भी प्रकृति का ही हिस्सा है, तो इसका असर हमको भी लगेगा, हमको भी कुछ ना कुछ चोट तो लगेगा। तो ऐसी संकट की घड़ी में आज वास्तविकता को अगर हम देखें, वास्तविकता की ओर अगर ध्यान देने का हम संकल्प करें, तो आज जो हवा मिल रहा है वो सांस लेने लायक नहीं रहा है। आज जो हम पानी पी रहे हैं वो पीने लायक नहीं रह गया है, और धरती जो है अन्न उपजाने लायक नहीं रह गया है। नदियां सूखने की कगार पर खड़ी है। वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघलता जा रहा है और मौसम बेकाबू हो रहा है। प्रकृति को अपनी लय को बिगाड़ती जा रही है। इसका कारण कौन? कारण तो बाद में सोचेंगे, लेकिन आज उसका दुष्परिणाम जो है आज मानवता भुगत रही है। आज 80% हमारे जितने भी शहर है, तो उन शहरों में हम देखते हैं वायु प्रदूषण से घेरे हुए हैं। मना बहुत सारे लोग, अगर 10 लोग अगर मर रहे हैं तो उसमें एक व्यक्ति कम से कम प्रदूषण की वजह से मर रहा है। आज बच्चों की फेफड़े खराब हो रहे हैं, और जो हजारों सिगरेट पीने के बाद जिस तरह से फेफड़े खराब होते हैं, वही उस तरह का इफेक्ट जो है हमारे बच्चों के फेफड़ों का, लंग्स का हो रहा है। तो कहने की बात यही है, गंगा जी भी गंदगी से भरपूर हो रहा है। ऐसे समय पर औषधीय तत्व को वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, गंगा जी में भी। तो ऐसे समय पर हम प्रदूषण ही प्रदूषण जब चारों ओर फैले, अगर अन्न भी विषैले बन जाए, तो ऐसे समय पर हम अगर प्रश्न करें, कहीं ना कहीं अगर प्रदूषण की शुरुआत कहीं से हुआ है तो वो हमारे अंदर से हुआ है, हमारे अंतःकरण से प्रदूषण निकल करके आता है, और उसी के कारण सारा संसार दुखी है। तो देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो इंसान के अंतःकरण बदला, इंसान की सोच बदला, इंसान का चिंतन बदला, इंसान का व्यवहार बदला, इंसान की तौर तरीके बदले और इंसान की आदत बदले, तब जाकर के स्वार्थ वृत्ति की वजह से आज प्रकृति का हम दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, प्रकृति को हर तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। सोचते हैं पानी है ना, बस व्यर्थ बहा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई हम पैसे तो नहीं दे रहे हैं ज्यादा कुछ। तो सोचते यह नहीं है, जल ही हमारा जीवन है। अगर जल के बिना हमारी अस्तित्व ही नहीं है, अगर पानी नहीं है तो कहाँ से हम जी पाएंगे। कहीं शहर के शहर काले हो गए जहाँ पे पानी नहीं मिल रहा हो, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेस जहाँ पे सूख गया है, तो वहां पे पूरा अस्तित्व खत्म हो गया है। उन शहर के शहर खाली करने पड़ रहे थे। तो आज के लिए वो महामंत्र है, सेव वाटर सेव अर्थ। अगर हम पानी को व्यर्थ ना गवा करके, बहा करके, हम पानी के टंकी जो है हम चालू करते हैं, मोटर चालू करते हैं, पानी बहता रहता है, एक तरह से बिजली जा रहा है, एक तरह से पानी जा रहा है, फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई कम से कम सोच भी नहीं है कि हमें कम से कम, बहुत सारे ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं और बहुत कम खर्चा में उन ऑटोमेटिक सिस्टम्स को यूज करके हम पानी बंद कर सकते हैं। अगर आगरा की बात करें तो लाखों लाखों लीटर जो पानी है, केवल पानी बह करके, मोटर की वजह से बह करके चला जाता है। हम पानी ऐसे ही व्यर्थ बहा देते हैं। तो आज एक जीवन मंत्र को हमारे जीवन के अंदर उपस्थित करना है, सेव वाटर सेव अर्थ को। आज हमारी पानी बचाने का संकल्प हमें करना होगा। धरती हमें क्या देगी करके बस
जितना भी देती है, माँ धरती हमारी पेट पालती है, फिर भी हम क्या करते हैं कि हम धरती के अंदर विष घोल देते हैं, धरती को बंजर बनाने में तुले हुए हैं। ये भूल जाते हैं कि हेल्दी सॉइल कैन क्रिएट हेल्दी फूड। एंड माना हेल्दी सॉइल केवल हेल्दी सॉइल ही हेल्दी फूड को क्रिएट कर सकता है, पौष्टिक आहार का उत्पादन कर सकता है, ये हम भूल जाते हैं। मिट्टी से ही हमारे पौधे उगते हैं, ये भूल जाते हैं। और पानी का, जल का भंडारण कहाँ से होता है? वो मिट्टी में ही होता है। मिट्टी पूरे पर्यावरण में जो भी प्रदूषण है उसे सोख लेता है। तो हर तरह से हम देखें तो मिट्टी जो है हमारे पौधों को पोषक तत्वों का उपलब्धता करा देता है। तो हर तरीके से हमारी मिट्टी जो है, जो बहुत ही उपजाऊ रहता था, जो सोना उगलने वाला जमीन हुआ करता था, जो सैकड़ों सालों में प्रकृति ने बहुत मेहनत करके बनाई है, केवल बस कुछ पलों की बात है, कुछ सालों की बात है, कुछ वर्षों की केमिकल के उपयोग की वजह से, रसायनों के घोलने की वजह से हम उस उपजाऊ तत्व को हम नष्ट कर देते हैं। आज ना केवल धरती को क्षति पहुंचा रहे हैं, लेकिन वृक्षों को भी क्षति पहुंचा रहे हैं। अरे वृक्ष क्या काम के हैं? काट दो, कोई काम के नहीं है, कोई फल नहीं देता है, कुछ भी नहीं देता है, बस काट दो और दूर कर दो उन वृक्षों को, यही सोच लेते हैं। तो यही सारा समस्याओं का जड़ है। देखिए, भोजन के बिना हम कुछ लोग कुछ दिन के लिए हम जी पाते हैं, पानी के बिना भी कुछ दिन हम जी पाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना एक पल भी नहीं जी पाते। अगर पौधे होंगे तो ही हमें प्राणवायु मिलेगा, पौधे ही हमारे जीवन का आधार है, पौधे ही हमारे हम इंटरडिपेंडेंट हैं, हम ये आपस में डिपेंडेंट है। जो श्वास हम लेते हैं वही श्वास वो छोड़ते हैं, और वो जो श्वास छोड़ते हैं वही श्वास हम लेते हैं। तो एक तरह से हम दोनों इंटरडिपेंडेंट है। तो आपस में बहुत सुंदर तालमेल बना करके रखना चाहिए। हम आपस में एक दोनों को सुरक्षा करते जाए, तब जाकर के हमारी अस्तित्व को हम सुरक्षित कर सकते हैं, हमारी फ्यूचर को हम बरकरार रख सकते हैं। तो पौधों के अंदर एक बहुत सुंदर विशेषता है। माना आप वृक्षों की बात करें या पौधों की बात करें, तो वो लाइट एनर्जी, जो सूरज के अंदर जो एनर्जी है, उस एनर्जी को स्वीकार करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, उसका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो हमें अन्न को प्रदान करता है। और वही अन्न, और अन्न के साथ में अन्न से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमें ऑक्सीजन को प्रदान करता है, सभी को जीवन प्रदान करता है, समस्त जीवराशियों को जीवन प्रदान करता है। तो वो हमारे पौधे हैं। उन्हीं पौधों को हम नष्ट कर देते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि सबसे ज्यादा हमें जो देता है वो हमारे पौधे हैं। सोच लीजिए कि कोई पौधा, सोच लीजिएगा आजकल वाईफाई, आप जानते हैं ना, वाईफाई का सभी उपयोग करते हैं, मोबाइल में वाईफाई का यूज करते हैं। तो जब वाईफाई यूज करते हैं, सोच लीजिए कोई पौधा ऐसा आ गया है जिस पौधे से हमें वाईफाई मिलता है, तो लोग क्या करेंगे? सब लोग पौधे उगाएंगे कि नहीं उगाएंगे? वृक्ष लगाएंगे कि वही वृक्ष लगाएंगे कि जिससे वाईफाई मिलता है? नहीं लगाएंगे, जरूर लगाएंगे, क्योंकि वाईफाई मिल जाता है। हम यूटिलिटी के लिए सोचते हैं केवल हमारे जीवन में, लेकिन उससे भी बढ़कर, वाईफाई से भी बढ़कर हमारे अस्तित्व, जो प्राणवायु है, वो प्राणवायु देने वाले हमारे पौधे हैं, हमारे वृक्ष है। अगर हमारे वृक्ष हमारे जीवन के अस्तित्व को निभा रहे हैं, तो हमें कितना ध्यान रखना चाहिए, हमें उन वृक्षों को अडॉप्ट करना चाहिए, उन वृक्षों को संभालना चाहिए, हमें अच्छी तरह से हमें पालन पोषण करना चाहिए, उसे काटने से बचाना चाहिए, और हमें हर तरीके से वृक्षों को बचाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। आज का त्योहार, आज का पर्व वही पर्व है जहाँ पे वृक्षों को लगाने का संदेश जन जन को मिल जाता है। भारत ऐसी पुण्य भूमि है
जहाँ पे आध्यात्मिक परंपरा ने जन्म लिया है। यह ऐसी परंपरा है जो देवतुल्य माना जाता है, दैवी परंपरा है, जहाँ पे पर्यावरण का हर संभव संरक्षण किया जाता है। और यही पर्यावरण का संरक्षण ही देश की शान माना जाता है। भारतीय संस्कृति जो आध्यात्मिक संस्कृति है, ये पर्यावरण प्रिय है। माता भूमि पितरो हम पृथिव्या कहते हैं, माना ये धरती हमारी माता है और हम इसके संतान हैं। हमें इसे बचाते हुए हमें प्रकृति को संभालना है, संवारना है, निखारना है और सुधारना है, क्योंकि इसकी वास्तविक संरचना जो है पर्यावरण की, इसे बरकरार रखने का संकल्प हमें लेना चाहिए। एक स्वस्थ स्वर्णिम संसार की संरचना की तरफ हम संकल्प करें, एक परिकल्पना करें एक स्वस्थ दुनिया की ओर। इसके लिए हम कदम बढ़ाए, हम हाथ से हाथ मिला करके अगर कदम बढ़ाएंगे तो जरूर हमारा संकल्प जो है वो पूरा हो सकता है। स्वयं का सत्य ज्ञान जो आत्मा का ज्ञान है, वही प्रकृति के प्रति सचमुच सद्भावना को पैदा कर सकता है, वही अंतःकरण की शुद्धि ला सकता है, पर्यावरण को भी शुद्ध कर सकता है। और हम सब जानते हैं, हम सब ज्ञानी आत्माएं हैं, तो जितना जितना आत्मा सतो प्रधान पावन बनती जाएगी, उतना ही प्रकृति अपने अवस्था अपने श्रेष्ठ अवस्था को, स्वर्णिम अवस्था को प्राप्त कर सकती हैं। हम सब योगी आत्माएं हैं, तो योग का अर्थ सब जानते हैं। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ ही है संबंध। योगी माना सभी के साथ में मैत्री भाव रखने वाले, संबंध रखने वाले। तो ऐसी योगी बनना है और हृदय से प्रकृति के प्रति एक निश्चल प्रेम जगाने का आज दिन है, एक नई शुरुआत करने का दिन है। समस्त जीवराशियों को अपने साथ में आत्म भाव से जोड़ने का दिन है। आध्यात्मिकता प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेवारी को महसूस कराती है, तो प्रकृति का धर्म को निभाने में शक्ति प्रदान करती है। प्रदूषण मुक्त केवल स्थूल प्रदूषण बात नहीं है, बल्कि विषय विकारों की प्रदूषण की बात हो या तो अज्ञान रूपी अंधकार की प्रदूषण की बात हो, उस प्रदूषण से निकलने में हमें मदद कर देता है। तो ऐसी हमें व्यवस्था जो है प्रकृति हमें प्रदान करती है। हमारी बहुत सुंदर प्रोजेक्ट्स है शाश्वत योगिक खेती का, और शाश्वत योगिक खेती के साथ में योगिक गृह वाटिका का भी प्रोजेक्ट है, जिसमें हम किसानों को प्रोत्साहित करते हैं और प्रोत्साहित करके हम उनको सच्चे रूप में कृषि का कार्य को अपना करके केवल प्राकृतिक रूप से हमें किस तरह से कृषि का कार्य को आगे बढ़ाना है, हमें किस तरह से फसलों को बचाना है, यह सारे कार्य करती हैं। और योगिक खेती ऐसी खेती व्यवस्था है जो आगे के वक्ताओं बताएंगे आपको। तो योगिक खेती ऐसी खेती की व्यवस्था है जो तन मन और पर्यावरण की जो भी कठिनाइयां है, जो भी इम्यूनिटी है, उसको बढ़ा देता है। और योगिक गृह वाटिका घर घर में हम चाहते हैं योगिक गृह वाटिका हो, और इससे हमारा जो तन मन का स्वास्थ्य है वो भी अच्छी हो जाती है। प्रकृति का सानिध्य का हम अनुभव करते हैं और हर घर ऑक्सीजन से सज जाता है, ऑक्सीजन देने वाले पौधों से सज जाते हैं, तो इस तरह से परिपूर्ण हो जाता है। तो योगिक कृषि जो है ऐसी कृषि पद्धति है जो शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित है, और ये राजयोग के आधारित कृषि पद्धति है। ऐसी कृषि पद्धति को अपना करके हजारों किसानों ने अपने जीवन को धन धान्य से संपन्न बना लिया है, और जो कर्जे में डूबे हुए थे वो कर्जे से बाहर निकल के आए। और हम इसमें प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के साथ में हमने प्राचीन राजयोग को जोड़ दिया है। योग खेती में वो रंग लाता है कि जीवन भी अपने आप में हर तरीके से परिपूर्ण हो जाता है, और जो भी किसान इसे अपनाते हैं उनका जीवन भी चरितार्थ हो जाते हैं। तो हर तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी प्रोजेक्ट है 16 की, जिसमें हम प्रोत्साहित करते हैं सभी को अक्षय ऊर्जा को उपयोग करने का, और उसी अक्षय ऊर्जा के माध्यम से हम
जो है प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं और स्वर्णिम दुनिया की ओर अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आध्यात्म हमें यही बताती है कि सारा समस्याओं का उद्गम अंदर ही है। अगर अपने आचरण को बदल दो तो सारी दुनिया ही बदल जाएगा। जब अपने आप का दृष्टिकोण बदल देंगे तब दुनिया को हम बदल सकते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं आदत से मजबूर है, हमारी मनोवृत्तियां जो है हमारे आदत को बदलने नहीं देते हैं। तो हमें सुधार करना चाहिए अपनी मनोवृत्तियों को। आज एक संकल्पना, एक शुभ संकल्पना लेने का दिन है पर्यावरण को बचाने का। तो बहुत बड़ा कार्य करके दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन रोजमर्रा का जो चीज है उसी में हमको जो है सोचना चाहिए और कदम बढ़ाना चाहिए। और उसी प्रतिज्ञा को, आज जो प्रतिज्ञा करेंगे उस प्रतिज्ञा को निभाना चाहिए। क्या करेंगे संकल्प? कि बस इतना ही करेंगे कि हम रोज पानी को बचाएंगे। अगर एसी का पानी बह रहा है तो एसी के पानी को आप प्लीज अगर अपने किचन गार्डन में दे देते हैं, पौधों को दे देते हैं, तो वो पानी नष्ट होने से बच जाता है। अगर आरओ का पानी नष्ट हो रहा है तो उस आरओ का पानी को गार्डन में दे देते हैं तो वो नष्ट नहीं होगा। आपके किचन का पानी नष्ट हो रहा है तो उस किचन का पानी को आप गार्डन में दे देते हैं तो वहां पे भी काम आएगा। तो पानी का टंकी कभी ओवरफ्लो नहीं होने देंगे। इस तरह का छोटे छोटे संकल्प जो है आपके जीवन को परिवर्तन करेगा। लाइट को ऐसे व्यर्थ कर देते हैं, टीवी चला करके ऐसे ही छोड़ देते हैं, भोजन को व्यर्थ कर देते हैं, बस छोड़ दिया सो छोड़ दिया, क्या बात है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन किसी का भोजन जो है अगर हम किसी को दान करते हैं, अगर नहीं खाओ, खुद नहीं खाओ लेकिन दूसरों को दान करो, ये हमारे जीवन का मंत्र है, ये भारतीय संस्कृति है। लेकिन हम भोजन को ही व्यर्थ गवा देते हैं, पेड़ नहीं लगाते हैं। तो पेड़ लगाने का संकल्प करें, पेड़ को बचाने का संकल्प करें, पेड़ों को अडॉप्ट करने का संकल्प करें। हम रोज गौ सेवा करने का संकल्प करें। हमारे जो घर के अंदर कूड़ा कचरा है, केवल ऑर्गेनिक जो कचरा है, कम से कम उस ऑर्गेनिक कचरे को कम से कम गौ माता को तो खिलाओ। आज हम देखते हैं तो हमारे पेट जो है वो छोटा पेट है, लेकिन हमारी गौ माता का पेट कितना बड़ा है। अगर हमारे पेट के लिए तीनों टाइम इतना खाना चाहिए तो गौ माता को कितना खाना चाहिए। तो हमें गौ सेवा करने का संकल्प भी करना चाहिए। रोज कम से कम एक बार गौ माता को, हमारे जो घर का जो वेस्ट है उसको हम जरूर उसको दें। और खास करके हमारे जो हमारे पंछी हैं, तो आज गर्मी का मौसम है तो पंछी को दाना पानी खिलाए। हम जो पंछियों की सेवा करें और खास करके अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने का संकल्प करें। हमारी गैस जो है व्यर्थ ना जाए, गैस को बचाए, घरेलू गैस हो या औद्योगिक गैस को, उसको बचाने का हम संकल्प करें। और अधिक से अधिक हम जो है अक्षय ऊर्जा का हम उपयोग करें तो अच्छा है। हम वहां पे आगरा की तरफ फसलों की पराली जो है, पराली जलाने का एक बहुत ज्यादा ये हो गया है, फैशन हो गया है। तो फसलों के अवशेषों का सही इस्तेमाल करके उसको खाद बना करके उपयोग करें। शाश्वत योगिक खेती को अपना करके और अपनी परंपरा को सार्थक करने का दिन है। और पूर्ण रूप से हम अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़ करके भारत को सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ऐसे सस्य श्यामलाम बनाने का संकल्प लेने का दिन है। आज हम सब मिल करके एक संकल्प जरूर लेंगे। ऐसी संकल्प जब मना सबके जीवन में कि आध्यात्म का ज्योत जगे, सबके जीवन में आध्यात्म का ज्योत जगे, सबके मन में सत प्रवृत्तियों का संचार हो, सभी का मन जो है वो निर्मल हो, सभी दृढ़ संकल्पधारी बन करके प्रकृति की रक्षा करें, समस्त जीवराशियों को, जैव विविधता को बचा करके रखे, सुरक्षित रखे और अपने साथ में मैत्री भाव से जोड़े और धरती को शुद्ध बनाए, हवा को शुद्ध बनाए और अन्न को शुद्ध अन्न को उगाए और सबका जीवन मंगलमय हो। ऐसी शुभ प्रेरणाओं के साथ में शुभकामनाएं देते हुए इस वाचा को विराम देते हैं। आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे की वक्ताएं हमें बहुत सुंदर
संदेश देने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि सभी लोग इससे लाभान्वित होकर के आज का यह दिन का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे और सभी को इसका लाभ पहुंचाने का, देने का कष्ट करेंगे। इस बबीता बहन जी भी हमारे साथ में हैं, तो बबीता बहन जी को भी ओम शांति। तो आगे की कार्यक्रम आगे बढ़ाए, ये हमारे अनुरोध है। ओम शांति। बहुत खूब, बहुत सुंदर आदरणीय भ्राता जी, आपने बहुत ही सुंदर वक्तव्य के माध्यम से संपूर्ण प्रकृति को किस प्रकार से हम सुरक्षित रख सकते हैं, किस प्रकार से हम उसकी रक्षा कर सकते हैं, और बाह्य प्रकृति के साथ साथ हम आंतरिक प्रकृति की तरफ भी ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से ये विश्व पर्यावरण दिवस सच्चे अर्थों में हम मना सकेंगे। अभी मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित कर रही हूँ मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय भ्राता डॉक्टर पी.के. राय जी। आप डायरेक्टर DRMR भरतपुर सरसों अनुसंधान केंद्र तेवर भरतपुर से आप हम सबके बीच में उपस्थित हो रहे हैं। आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि आप अपना उद्बोधन हम सबके बीच में रखेंगे। आदरणीय भ्राता जी। धन्यवाद राजयोगिनी कविता बहन जी, और अभी अपने बड़े सुंदर विचारों से हम लोगों को अवगत कराया VK सामंत जी, ब्रह्म कुमारी भावना बहन जी, डॉक्टर उदयभान सिंह, हमारे साथी डॉक्टर अशोक शर्मा, डॉक्टर विनोद एवं समस्त भाई बहन जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ राजयोगिनी कविता बहन जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम का ये आयोजन किया है और मुझे ये मौका दिया गया कि मैं इस अवसर पर इस विश्व पर्यावरण दिवस पर अपनी बात रख सकूं। अभी हम सुन रहे थे VK सामंत जी को, और इनका जो आध्यात्मिकता से उत्पन्न संबोधन था वो बहुत ही अभिभूत करने वाला था। और आपने कहा कि जल, जमीन, जंगल, जानवर, जनता, ये सब मिलकर के ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं, और हमने किसी कारणवश, जो भी कारण रहा हो, चाहे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की बात रही हो, जो भी हमारी खाद्य आवश्यकता की पूर्ति रही, या बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के चलते हम लोगों ने अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग किया, उर्वरकों का प्रयोग किया खेती के अंदर, और उसका परिणाम अब देखने में आ रहा है। और जो भी हम एग्रोकेमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, वो सारी चीजें मिलकर के पर्यावरण को दूषित कर रही हैं। और जैसा कि सामंत ने कहा कि हमारी जमीन लगभग कई क्षेत्रों में, कई जिलों में, कई राज्यों के कई जिलों में ये लगभग अनुपजाऊ सी हो गई है, और ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर इसमें हम उर्वरक का प्रयोग नहीं करें तो संभवतः जो है ना वो हम कोई भी उपज लेने में नाकाम रहेंगे। और जहाँ तक बात रही प्राकृतिक संसाधनों का, जो भी पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है, जिसमें जल और जल की स्थिति, जैसे ये चर्चा की गई कि भाई, और अभी भारत सरकार ने भी इसको बहुत सारे राज्यों को चिन्हित किया है, जो भी मेजर स्टेट्स हैं जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो फूड ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो पंजाब हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, और भी कई राज्य हैं जिनके कई सारे जो जिले हैं उनको ब्लैक जोन, जिसमें जो भूमिगत जल का स्तर है वो काफ़ी नीचे जा चुका है, तो उसको कैटेगराइज किया है। अब रही बात कि हम इन सारी समस्याओं का, जो पर्यावरण की समस्या है, और पर्यावरण जैसा बताया गया, और बात सही भी है कि पर्यावरण जो है ना हमारा सब कुछ जो कंपोनेंट है, हमारे बाहर जो कुछ भी है, चाहे वो जैविक है या निर्जीव है, जिसमें पहाड़ भी है, जल भी है, जमीन भी है, हवा भी है,
ये सारी चीजें और सूक्ष्म जीव भी हैं, हम आप सभी लोग हैं, ये सारा मिलकर के ही एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और पर्यावरण में कोई भी थोड़ा बहुत भी बदलाव वो काफी ज्यादा हमारे को प्रभावित करता है, मानव जीवन को प्रभावित करता है। और कारण यही है कि आज हम देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी असाध्य बीमारियां और कुछ मनोविकार पैदा हो रहे हैं, जिनका इलाज या जिनकी जानकारी या जिनका निदान आज के जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर हैं, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये सारी की सारी समस्याएं जो आज कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं जो बिल्कुल ही नई है, जो इस तरह की समस्याएं पहले नहीं आती थी, और ये सभी पर्यावरण का ही प्रदूषित होने का नतीजा है। और यदि हम देखें, कई बार बात करते हैं कि बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर ज्यादा है, लेकिन अभी मैं चेक कर रहा था अभी, तो अभी का जो मौजूदा हालत भरतपुर में, जो कि भरतपुर एक छोटा शहर है, तो यहाँ का भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है अभी 92 बता रहा है, जो कि मॉडरेट जोन में है, सेफ जोन में नहीं है। और कई बार ये पर्यावरण का जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स भरतपुर का है वो 100-150 के बीच में रहता है, जो कि हम जो है ना वो मॉडरेट अनसेफ मानते हैं, इसको अनसेफ मानते हैं। कई दफा 150 को भी क्रॉस करता है, जो कि ठीक नहीं है, पूरी तरह से खतरनाक है। और ये सारी चीजें हैं, और इसके लिए हम ही सब लोग जिम्मेदार हैं, चाहे हमारी बहुत सारी चाहे अच्छी आदतें हों या बुरी आदतें हों। खास करके जो बुरी आदतें हैं उनने जो है ना प्रदूषित किया है वातावरण को, बहुत अधिक हद तक प्रदूषित किया है। और अभी बहुत सारी बातें बताई सामन जी ने कि भाई किस तरह से हम लोग जल की बर्बादी कर रहे हैं, या बुरी आदतें हैं कई जो है अपने स्वभाव में कई बार शामिल हो चुकी चीजें हैं, और जिन चीजों से हम लोग जो पर्यावरण को काफी हद तक प्रभावित कर रहे हैं। और इसमें अगर हम देखें तो अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे जैविक अजैविक तत्व हैं, जो भी किसी भी तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, वो सभी के सभी जो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और हम जो बात करते हैं कई बार कि भाई ये प्रदूषण कुछ इस स्तर तक क्यों बढ़ रहा है, तो बढ़ने के पीछे हमने जैसा बताया कि जो भी हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, चाहे वो जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में किया गया हो, वो अगर किसी भी तरह से हमारे वातावरण को, आसपास के वातावरण को प्रदूषित करता है, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव जो है ना हमारे जीवन पर पड़ता है, और हम भी प्रभावित होते हैं। और ये पर्यावरण दिवस लगभग आज की डेट में अगर देखें तो कभी करीब 100 देशों में से भी ज़्यादा देशों में मनाया जाता है। और अगर इसके बैकग्राउंड में जाएं तो ये 1972 में अगर जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरुआत की गई, मतलब ये आयोजन ये हुआ, पहला आयोजन 1973 में हुआ था, इसी दिन हुआ था, आज के दिन 5 जून को। और इसी लिए हम लोग इसको मनाते हैं प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के बारे में और किस तरह से हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकें उसके बारे में हम जनता को, आम जनों को जागरूक कर सकें। चाहे इसके लिए हमको साफ सफाई करनी पड़े, अभियान चलाना पड़े, जैसे वृक्षारोपण का एक बहुत अच्छा ये कार्यक्रम अमूमन हर देश में चलाया जाता है। और ये अभी भाई जी बता रहे थे जैविक खेती, तो हम लोगों का भी जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है या आज की जो भारत सरकार है वो काफ़ी बढ़ावा दे रही है कि जैविक खेती हम धीरे धीरे, अगर पूरी तरह से नहीं तो जो हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ चले गए हैं, इनऑर्गेनिक खेती की तरफ, उसको हम किस तरह से धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती की तरफ लाएं, जिससे हमारा जो आवश्यकता है, जो खाद्यान्न की आवश्यकता है, वो भी ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हो, और धीरे धीरे फेज मैनर में चरणबद्ध तरीके से हम जो है ना वो जैविक खेती का समावेश इसमें करें, जिससे हम हमारी जो ज़मीन है उसको और अधिक उपजाऊ बना सकें, स्वस्थ बना सकें। और साथ ही साथ जो खाद्यान्न उत्पन्न होगा उसमें, उससे जो भी सेवन करते हैं हम लोग, आहार लेते हैं, तो मानव जीवन भी उससे स्वस्थ रहे। तो इस दिशा में काफ़ी प्रयास चल रहे हैं, और हम लोग भी इसमें काफ़ी कुछ अपना योगदान दे रहे हैं कि किस तरह से हम जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं करें, जिसमें इनऑर्गेनिक जो भी हम पेस्टिसाइड चाहे
इनऑर्गेनिक इस्तेमाल करते हैं उसको किस तरह से हम ऑर्गेनिक की तरफ ले जाएं, जो बायो बेस्ड पेस्टिसाइड्स हैं या फर्टिलाइजर हैं जो उनका इस्तेमाल करें खेती में, और खेती में जो लाभ है उसको बरकरार रखते हुए हम पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित कर सकें। तो ये सब बातें जो हैं वो भारत सरकार इस समय सोच रही है और इस पे कार्यक्रम चल भी रहे हैं। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहते हुए, क्योंकि काफ़ी कुछ सामंत भाई जी की जो भी विचार थे, वक्तव्य था, उसको सुनने के बाद मैं खुद भी बहुत ही अभिभूत हूँ कि उन्होंने बड़े सारगर्भित ढंग से पर्यावरण की व्याख्या करी, उसके विभिन्न आयामों की व्याख्या करी, किस तरह से पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य को, मानव जीवन को, समस्त मानव जीवन को प्रभावित करता है और किस तरह से हम इसको संरक्षित कर सकते हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि हमें ये जरूर संकल्प लेना चाहिए कि हम हमारे दैनिक जो कार्यकलाप है उसमें कोई भी कोशिश करें, ऐसा काम नहीं करें जिससे पर्यावरण का जो है ना प्रदूषण बढ़े। बनिस्बत हम ऐसा प्रयास होना चाहिए हमारी हर गतिविधि से जिसमें हम पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दे सकें। और साथ ही साथ मैं ब्रह्म कुमारी खास करके कविता बहन जी, जिनका बराबर स्नेह रहता है, बराबर बातचीत करती हैं, रोज मैसेजेस आते हैं, तो इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने हमें मौका दिया है। और भविष्य में भी जब कभी, क्योंकि मैं कभी इसको करने वाला था ज्वाइन, लेकिन इन्हीं कारणों बस अभी पीछे कोरोना महामारी चली रही है 1.5 साल से, तो ये अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन मैंने आपका माउंट आबू का भी देखा हुआ है, आपका एस्टेब्लिशमेंट है वो भी देखा है भरतपुर में, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शांति है और भविष्य में जरूर इसको हम करेंगे। और आज के दिन हम यही कहेंगे कि हमको बिल्कुल संकल्प लेना चाहिए कि हम पर्यावरण को संरक्षित करेंगे और इसको ज़्यादा स्वस्थ, सुंदर और रहने लायक बनाएंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को अगर हम स्वस्थ रखते हैं, सही रखते हैं, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, सही रहेंगे। तो इन्हीं सब साथ चीज़ों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत है। आप भी हम सबकी शान हैं, हमारे जिले की शान हैं। आप भी कम अनुभवी नहीं हैं, आप बहुत ही अनुभवी वक्ता के रूप में हम सबके बीच में हम आपको जानते हैं कि आप बहुत प्रकृति प्रेमी हैं और आपके यहाँ बहुत ही राष्ट्रीय स्तर पर सरसों का कार्य होता है। आपके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आप छोटे से अनुरोध पर इस कार्यक्रम में आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स है, बहुत बहुत थैंक्स है। अभी मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित कर रही हूँ विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय भ्राता डॉक्टर उदयवान सिंह जी। आप डीन हैं कृषि विज्ञान केंद्र कुम्हेर के। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप हम सबके बीच में अपना उद्बोधन रखेंगे। आदरणीय भ्राता जी। मेरी आवाज आ रही है मैडम? जी हाँ जी। तो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय भरतपुर शाखा द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रद्धेय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कविता दीदी जी, मुख्य वक्ता ब्रह्म कुमार सुमंत भाई जी, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक माउंट आबू, मुख्य अतिथि डॉक्टर पीके राय जी, डायरेक्टर DRMR भरतपुर, ब्रह्म कुमारी भावना बहन जी, प्रभारी ब्रह्मा कुमारी सादाबाद। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मेरी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं और मैं ये मानता हूं कि खेती द्वारा भी पर्यावरण प्रदूषण में योगदान दिया गया है। ज्यों-ज्यों खेती में वैज्ञानिक विकास हुआ, त्यों-त्यों पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता गया। हम एक साधारण सा आकलन देखें तो संपूर्ण
जो वातावरण है हमारा वायुमंडल है उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78% मिलती है। दूसरे नंबर पर 20% ऑक्सीजन मिलती है जिससे हम सांस लेते हैं। तो पौधों में या फसलों में जो सबसे ज्यादा तत्व प्रयोग होता है वो नाइट्रोजन तत्व का प्रयोग होता है, क्योंकि इससे पौधों की जो प्रोटीन बनती है, डीएनए बनता है, तमाम जो आरएनए और आपके अमीनो अम्ल बनते हैं वो सब नाइट्रोजन तत्व से मिलते हैं। और मुख्य तत्व हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होते हैं। यदि हम जो रासायनिक उर्वरक हैं जो कि पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारक हैं उनका आकलन करें तो 1977 में हम 26 किलो प्रति हेक्टेयर ये फर्टिलाइजर प्रयोग करते थे और उनसे 155 किलो प्रति हेक्टेयर हमें उपज मिलती थी। और 2019 में हम 137 किलो फर्टिलाइजर प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं और उपज 180 किलो प्रति हेक्टेयर मिलती है। यानी कि हमने उर्वरकों की जो मात्रा प्रति हेक्टेयर जो प्रयोग कर रहे थे वो 6-7 गुना बढ़ा दी और उत्पादन केवल 17 किलो बढ़ा प्रति हेक्टेयर। तो ये जो फर्टिलाइजर, फिर आप देखें कि इनका क्या योगदान है। जो नाइट्रोजन से हम जो यूरिया देते हैं या दूसरे नाइट्रोजनस उर्वरक हम देते हैं उनमें आप ये देखिए कि नाइट्रस गैस, अमीनो गैस बनती हैं जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारक हैं। या यही गैस, क्योंकि ये मोबाइल तत्व है, हमारे पानी में, हमारे अंडरग्राउंड वाटर में, हमारी अन्य वाटर बॉडीज में, समुद्र तक हमारे तमाम जो पानी के स्रोतों को प्रदूषित करता है। इसी तरह से दूसरे तत्व भी हमारे पानी और जल एवं वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ब्रह्मा कुमारी को कि उन्होंने यौगिक खेती की शुरुआत की। यौगिक खेती भी वैचारिक शुद्धता के साथ जैविक खेती ही है। जैविक खेती का मतलब है कि हम जो है रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक दवाइयों का, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं करें। आप ये देखिए कि केवल रासायनिक उर्वरकों से ही प्रदूषण नहीं फैलता, बल्कि पेस्टिसाइड्स, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, चाहे वो फंजीसाइड हो, तमाम तरह के मानव बीमारियां हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन है, किडनी की बीमारी है, कैंसर। जैसे पंजाब में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होता है और देखा गया है कि पंजाब से बीकानेर के लिए एक ट्रेन आती है, उसको कैंसर ट्रेन के नाम से जाना जाता है। उसमें ज्यादातर मरीज कैंसर से ग्रसित होते हैं जो कि बीकानेर में इलाज करवाने के लिए आते हैं। जहां इन पेस्टिसाइड्स का प्रयोग हुआ वहां पर तमाम तरह की बीमारियां, इवन आप ये देखिए कि जैसे हाइपरटेंशन में किडनी की, लीवर की, आपके ब्लड प्रेशर की, तमाम तरह की बीमारियों से हम ग्रसित होते जा रहे हैं। तो ये किसकी, विज्ञान की देन है। अब ये कहा जाने लगा है इस तथा कथित विकास में ही विनाश छुपा हुआ है। विकास पर हमें पुनर्विचार करने की जरूरत है। हम कार बना रहे हैं, हम फैक्ट्रियों में धुआं उगल रहे हैं, हमारी वायु प्रदूषित हो रही है। आज दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। कोरोना काल में हमें सिलेंडर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ी। कहां जा रहे हैं हम, कैसा विकास कर रहे हैं? हमें प्रकृति की ओर लौटना होगा। प्रकृति वास्तव में सबकी सोचती है, वो एक व्यक्ति या एक पौधे के लिए नहीं है। व्यक्ति स्वार्थी है, वो अपने लिए सोचता है, वो केवल अपना स्वार्थ, अपना लाभ। मैं जो है बैंगन में पेस्टिसाइड छिड़क दूं, मेरे बैंगन की उपज बढ़ जाए, चाहे उससे कोई भी ग्रसित हो जाए। और बैंगन तक की बात नहीं है, हम पशुओं में ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं और ऐसे दूध पीने से बांझपन बढ़ रहा है, नपुंसकता बढ़ रही है, तमाम तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। मेरे दूध, मेरा गाय का बछड़ा मर जाए, गाय के बछड़े को इतने दिन तक कौन चराएगा? भैंस के पाड़े को इतने दिन तक, 4 साल तक कौन चराएगा? उसको दूध नहीं पिलाया जाता है, मार दिया जाता है एक तरह से, और फिर ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन के वहां से दूध लिया जाता है। ये हानिकारक है।
ये मानवता के लिए नहीं, पृथ्वी ग्रह के जीवन के लिए भी हानिकारक है। आज हम अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, गिद्ध गायब हो गए, पता नहीं, हमने देखा 8-10 साल पहले तक खूब गिद्ध हुआ करते थे, हमारे केंचुए गायब होते जा रहे हैं, हमारे तमाम कीट जो पहले वर्षा ऋतु में दिखाई देते थे वो आज दिखाई नहीं देते। तो ये एक डेडलाइन हमारे लिए भी चेतावनी है कि एक बफर में जी रहे हैं हम, जिस दिन बफर खत्म हो जाएगा उस दिन पृथ्वी ग्रह से जीवन भी खत्म हो जाएगा। एक चर्चा का विषय है कि आज तक के ज्ञात स्रोतों में विज्ञान के द्वारा तमाम खोजों के माध्यम से भी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, अन्य ग्रहों पर अभी तक जीवन नहीं मिला है। एक कितनी हरियाली, कितना सुंदर ग्रह है, और इसको बर्बाद ये मानव जो सबसे बुद्धिमान माना जाता है, जिसको हम कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इसके जन्म के लिए देवता भी तरसते हैं, क्या ये देवताओं के कृत्य हैं? तो हमें निश्चित ही अपने विज्ञान पर पुनर्विचार करना होगा। जैसे अभी एक इफ्को ने खोज की नैनो यूरिया, नैनो यूरिया में 45 किलो यूरिया की जगह हम आधा लीटर यूरिया से, नैनो यूरिया से काम चला सकते हैं। नैनो यूरिया में हम उनकी सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, यानी कि हम दूसरे सरल शब्दों में कहें तो एक छोटे यूरिया के दाने को हम 55,000 दानों में बदल देते हैं और उसका 10,000 गुना सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और इस साइंस के माध्यम से हम कम यूरिया के माध्यम से अधिक लाभ ले सकते हैं। इस तरह के वैज्ञानिक खोज की जरूरत है। यदि पृथ्वी पर हम देखें तो ये साइंस ने बहुत पहले कहा कि 33% हिस्सा, 1/3 हिस्सा पृथ्वी का ढका होना चाहिए वनों से, लेकिन आज भारत में केवल 16% हिस्से में ही वन बचे हैं। तो आज इसके लिए हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चिंता इस बात की है कि हम अपनी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को जारी रखते हुए वनों के एरिया को बढ़ाएं। सरकार ने भी इसके लिए एक सामाजिक वन की योजना चलाई है। इसमें किसानों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए और पर्यावरण का ध्यान रखा गया है। इसमें जैसे शीशम के पेड़ लगा दें। इवन शीशम को छोड़िए, आप बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास खेती करने के लिए साधन नहीं है, वो यदि बबूल भी लगा दें, देसी बबूल जिसमें कोई रक्षा करने की जरूरत नहीं है, वो ऑक्सीजन देगा। एक बबूल का पौधा अपनी लाइफ में यदि आज के सिलेंडर की कीमत के हिसाब से देखें तो 40 साल में 1 करोड़ की ऑक्सीजन देता है। शीशम को छोड़िए, आप फलदार पौधे जैसे आप ये देखिए कि साधारण खेती से, अनाजों की खेती से हम सामान्यतः 1 एकड़ से 25 से 30,000 मैक्सिमम 40,000 रुपए ले पाते हैं, जबकि फलों की खेती से 4-5 साल बाद में हम 1 लाख रुपए से अधिक आय ले सकते हैं। और ये पर्यावरण के अनुकूल है, ये इको फ्रेंडली है, ये कोरोना के लिए भी ठीक है, ये हमारी तमाम बीमारियों के लिए भी ठीक है। जो इम्यूनिटी, आज वो लोग कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए जिनका की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर था। ये फल सब्जियां हमारे प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं, इनसे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो हमें फलदार पौधे लगाने चाहिए। ये भी हमारी मिट्टी का संरक्षण करते हैं, ये पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, ये ऑक्सीजन देते हैं। तो यदि हम फलदार पौधे लगा दें और कम से कम 1 एकड़ में हर किसान लगा दे तो ये आमदनी का जरिया बनेगा। कहते हैं कि पेंशन योजना चला रही है, मैं ये कह रहा हूं कि यदि हम बगीचा लगा दें तो इससे हमारा सामाजिक स्तर भी बढ़ता है। मैं बहुत एक देसी बात, बहुत छोटी बात कहता हूं, जिस किसान के यहाँ 1 एकड़ बगीचा हो उसके बच्चे की शादी जल्दी होती, ऐसे समाज में स्तर बढ़ता है उसका। और हमारे जो ब्रह्मा कुमारी जी हैं उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने जो है किचन गार्डनिंग, गृह वाटिका, जैविक गृह वाटिका की शुरुआत। ये आज भी मेरा एक लेख अखबार में आया है कि हम गमले में सब्जी उगा सकते हैं, गमले में छोटे आम के पौधे उगा सकते हैं, गमले में करौंदा उगा सकते हैं। जिधर दक्षिण की साइड में हो उधर धूप ज्यादा पसंद हो उनको उगाएं, जब उत्तर की साइड में जो छायादार पौधे उनको उगाएं। हम खेती में, हम दुनिया के लिए वैसे यदि देखें, आकलन करें तो विकसित देश जिनमें 1% जनसंख्या रहती है वो 50% पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। मैं यहाँ बात नहीं करना चाहता कि जो एसी चलाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पैदा करते हैं, हमारी ओजोन तक में छेद कर दिया। हमारी तमाम बीमारियां ओजोन में छेद, जो अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट हमारी स्किन पर आती हैं, वो हमारी बीमारियों का कारक है। लेकिन आज हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी, हमारी किसान की जिम्मेदारी ये है कि हम अपनी जीव की रक्षा करें, अपनी चिड़ियों की रक्षा करें, अपनी रक्षा करें, अपनी गाय की रक्षा करें, अपनी पानी की रक्षा करें,
अपने इम्यूनिटी की रक्षा करें। हमको सबको देने वाले हैं, हम सबका समाधान कर सकते हैं। और मैं ये चाहूंगा कि इस तरह से किसान हमारी बागवानी अपना करके, सामाजिक वानिकी अपना करके, विभिन्न जो वेस्ट है उसका, कचरे का हम खाद बना करके, हमारे श्री भगवान कृष्ण ने गोबर की जो है तगारी को ऊपर उठाया था। मैं नहीं जानता कि शायद पर्वत को उठाया होगा, इसकी नाम उनका गोवर्धन पड़ा। गोवर्धन, गो का वर्धन, गोबर का धन। तो ये देखिए कि भगवान कृष्ण ने भी गाय और गोबर को माना, तो उससे हम खाद बनाएं। वो 16 तत्व होते हैं, वास्तव में संपूर्ण तत्व जो 16 तत्व हैं वो गोबर या गोबर की खाद, कच्ची की खाद में मिलते हैं। समय नहीं है, मुझे समय दिया, तप्ता बहन जी ने समय दिया, ब्रह्मा कुमारी ने समय दिया, इतना बड़ा मंच मुझे प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं यहीं अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भाई साहब, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपने बहुत ही अनुभव युक्त और सार गर्भित शब्द हम सबके बीच में रखे, साइंटिफिक नॉलेज हम सबके बीच में दी। आपका बहुत बहुत आभार है, अभिनंदन है, स्वागत है। अभी मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय ब्रह्मा कुमारी भावना दीदी जी। आप आगरा उपजोन की क्षेत्रीय संयोजिका ग्राम विकास प्रभाग की हैं और सादाबाद प्रभारी हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप हम सबके बीच में अपना उद्बोधन रखेंगी, आदरणीय भावना दीदी जी। ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी? ओम शांति। सबसे पहले प्रकृति पति परमात्मा को समक्ष रखते हुए आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कविता दीदी जी, जो कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता नहीं है, और माउंट आबू से हमारे बीच में मौजूद हैं राजयोगी ब्रह्मा कुमार सुमंत भाई जी, जो कि कृषि विभाग के हमारे मुख्यालय संयोजक हैं, और इसी क्रम में जुड़े हुए मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मेहमान और कुशल संचालन की हमारी प्रवीणा बहन। आज विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं और बधाई। सबसे पहले मैं 2 लाइन कहना चाहूं प्रकृति के लिए कि धरती का सौंदर्य घटाया, धरती का सौंदर्य घटाया, देखो आज प्रदूषण ने धरती का सौंदर्य घटाया, देखो आज प्रदूषण कितना कर्कश शोर मचा, देखो आज प्रदूषण ने। फिर भी मानव नहीं संभलता, करता अपनी मनमानी, बीमारी से भर दिया, देखो आज प्रदूषण ने, देखो आज प्रदूषण ने। तो सारे विश्व में आज जो प्रदूषण हो रहा है, और उसके लिए आज हम भी पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। एक समय था जब इस भारत में पूरी प्रकृति, सारे विश्व में प्रकृति सतो प्रधान थी, सतोगुणी थी, प्रकृति भी सतो प्रधान थी, तो मानव भी सतो प्रधान था, जो देव समान था। जहाँ वृक्ष फूल और फल से भरे हुए रहते थे, हरी भरी धरती थी, सुंदर काया वाले सतो प्रधान सतो गुणी वाले मनुष्य भी थे, अंदर से भी हमारी प्रति शुद्ध
ओम शांति। तो प्रकृति को सतो प्रधान, सतयुग में जो थी प्रकृति सतो प्रधान, मानव भी सतो प्रधान थे, ऐसी प्रकृति सतो प्रधान फिर से बनेगी। ये भारत संपूर्ण पावन था, फिर से ये भारत संपूर्ण पावन बनेगा। लेकिन आज संसार में प्रदूषण हो रहा है, सारी धरती पर सारे तत्व जो प्रदूषित हो गए हैं, वो इन मानव ने अपने अंदर को प्रदूषित कर दिया, इसलिए प्रकृति भी प्रदूषित हुई। और प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, उन तत्वों का भगवान से भी संबंध है। भगवान के जो कोड है, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। तो 5 तत्व जो प्रकृति के हैं, वो भगवान से जुड़े हुए हैं। जब भगवान से जुड़े हुए होते हैं तो ये तत्व सतो प्रधान होते हैं। धीरे 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 करते करते ये प्रकृति हमारी तमो प्रधानता की ओर चली गई। मानव ने जल को दूषित कर दिया, जंगल के सारे वृक्षों को काट काट करके अपने मकानों में सुंदर सजावट की, फर्नीचर बनाया, अनेक प्रकार की सजावट की और जंगलों को एकदम से सुखा दिया। नदियां मैली हो गई। सारे संसार में जो भी हमारे प्रकृति के तत्व हैं, धरती भी पुकार रही है, वो भी कहती है अपने आप में, धरती माँ भी रो रही है, वो कहती है कि मेरे ऊपर अत्याचार ना करो। मेरी जो धरती आज 5 तत्व प्रकृति के, भूकंप है, वायु है, तूफान मचा रही है, ये सब प्रकोप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज मानव दुखी, अशांत, अपने अंदर से ही प्रदूषित हो चुका है। क्यों? क्योंकि आज समय को नहीं पहचान रहा है। समय की मैं एक सुंदर छोटा सा एक गीत सुनाना चाहूंगी, इस प्रकृति से ही संबंधित, पर्यावरण से ही संबंधित, क्योंकि हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की ओर से ये पूरे पर्यावरण को जो दूषित हो चुका है, इसको किस प्रकार से हम एक स्वच्छ और शुद्ध बना सकते हैं, उसके लिए एक सुंदर सा एक गीत है, उसको मैं सुनाना चाहूंगी। कर रहे रे मनुज अत्याचार, धरनी बैठी सोच रही है बहुत हाहाकार, धरनी बैठी सोच रही। चारों तरफ प्रदूषण भारी, सांस लई नहीं जावे, परमाणु के भय परीक्षण मोए बहुत डर लागे। मिट जाए गो, ओ मिट जाए गो जी मेरो परिवार, धरन बैठी सोच रही। कर रहे रे मनुज अत्याचार, धरन बैठी सोच रही। तो धरती माँ की ये पुकार है कि किस प्रकार से मेरे ऊपर अत्याचार किया, अनाचार किया, कि सीवर नाले डाल डाल के मैली कर दई नदियां, सीवर नाले डाल डाल के मैली कर दई नदियां। जंगल सबरे काट काट के उजड़ गई मेरी बगिया, जंगल सबरे काट काट के उजड़ गई मेरी बगिया। लागी लागी रे मोहे शर्म अपार, धरन बैठी सोच रही। कर रहे रे मनुज अत्याचार, धरन बैठी सोच रही। सब कुछ है संसार में, सब कुछ प्राप्त है, तन भी है, मन भी है, धन भी है, सब कुछ होते हुए भी आज सभी साधन है, प्रकृति के भी साधन है, साइंस के भी सभी साधन होते हुए आज इंसान
चांद की तरफ जा रहा है कि सब कुछ हो बदलु भय चांद मंगल पर यान उड़ावे, सब कुछ हो बदलु भय चांद मंगल पर यान उड़ावे, दूध दही मेवा फल छोड़े उल्टो सूदो खावे, दूध दही मेवा फल छोड़े उल्टो सूदो खावे, है गयो है ओ है गयो है मगज बेकार, धरन बैठी सोच रही, कर रहे रे मनुज अत्याचार, धरन बैठी सोच रही, अति को दोहन करे रात दिन तो सबर न आवे। धरती माँ कह रही है, ये प्रकृति कह रही है कि अति को दोहन करे रात दिन तो सबर न आवे, आपस में लड़ मरे पजारे प्राणन को बन आवे, आपस में लड़ मरे पजारे प्राणन को बन आवे, कैसो है गयो है ये भूत सवार, धरनी बैठी सोच रही, कर रहे रे मनुज अत्याचार, धरनी बैठी सोच रही। जबकि इस धरती माँ से हमारा कितना संबंध है, प्रकृति से हमारा कितना संबंध है, हर एक प्रकृति के इस संसार की प्रत्येक वस्तु से हमारा नाता है। जैसे हम धरती को केवल एक मिट्टी नहीं कहते हैं, उसको माता कहते हैं। गाय को हम पशु नहीं मानते हैं, गाय को हम माता कहते हैं। जल को, पानी को केवल हम जल नहीं कहते हैं, जल को केवल पानी नहीं कहते हैं, लेकिन इसको गंगा मैया कहा जाता है। गंगा को केवल जल नहीं, गंगा मैया कहा जाता है। तुलसी को हम पौधा नहीं मानते हैं, तुलसी एक माँ है। तो हमारा इस प्रकृति से संबंध है, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु से हमारा संबंध है। तो भी हमारी धरती माँ पुकार रही है, लेकिन आज उसको कुछ आस जगी है, थोड़ी सी कुछ आस जागी है, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं हम सभी, कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने लगे, आस मोए कछु लागी। धरती माँ कह रही है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने लगे, आस मोए कछु लागी, मानव मन परिवर्तन है जाए मांगो दुआ अभागी, मानव मन परिवर्तन हो जाए मांगो दुआ अभागी, कर दो जय प्रभु जी बेड़ा पार, धरनी बैठी सोच रही, कर रहे रे मनुज अत्याचार, धरनी बैठी सोच रही। तो ये भारत भूमि जो प्रकृति के पांच तत्व हैं, जो तमो प्रधान हो गए हैं, फिर से परमात्मा वर्तमान समय में आकर के इस प्रकृति के तत्वों को सतो प्रधान बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। ये शरीर भी हमारा पांच प्रकृति के तत्वों से बना हुआ है। इस शरीर को भी हमें सतो प्रधान बनाना है। किस प्रकार से अपने मन में जो हमारे विचारों में भिन्नता आ गई है, जो प्रदूषण आ गया है, हम व्यर्थ के संकल्प चलाते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, उसको हम सकारात्मकता से भर दें, नकारात्मकता को समाप्त कर दें, तो हमारा मन प्रदूषित होने से बच जाएगा, हमारा मन सत्वगुणी बन जाएगा, सत्व प्रधान बन जाएगा। एक समय था जब ये भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जहाँ शेर और गाय घाट पानी पिया करते थे, घी दूध की नदियां बहती थी। ये भारत भूमि हमारी माँ है। ऐसा भारत फिर से भरपूर बनेगा, जहाँ कोई कमी नहीं होगी, हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमी होगी। ये भारत फिर से ऐसा सोने की चिड़िया फिर से बनाएगा, क्योंकि जब तक मानव के विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक ये संसार सुखमय नहीं बनेगा। सभी मन के विचारों को परिवर्तन करें, क्योंकि ये देश महान नहीं बनता केवल मोटर कारों से, देश महान नहीं बनता केवल भाषणकारों से, देश महान नहीं बनता फिल्मी डायरेक्टर और सितारों से, देश महान बना करता है ऊंचे आचार और विचारों से। जब ये हमारे मानव मन के विचार जब ऊंचे होंगे, सात्विक होंगे विचार,
तभी ये भारत भूमि हमारी सत्तो प्रधान, ये भारत हमारा महान बनेगा। ये भारत भूमि के जो तत्व हैं, जो पांचों तत्व हैं, ये तत्व सत्तो प्रधान हो जाएंगे, क्योंकि जल भी सतयुग में कभी भी अपनी सीमा को नहीं तोड़ता। नदियां वहां पर मीठी होती हैं, प्रदूषित नहीं होती हैं। यहाँ नदियां मैली कर दी हैं, क्योंकि मानव ने अपना सारा प्रदूषण नदियों में कर दिया है। तो इस प्रकार ये फिर से भारत हमारा भरपूर बनेगा, सोने की चिड़िया कहलाएगा। इसी के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये राजयोग की शिक्षा दी जाती है कि अपने विचारों को, अपने मन को हम किस प्रकार से शुद्ध और स्वच्छ बनाएं। तो मैं आपको इस पर्यावरण दिवस की फिर से शुभकामनाएं देते हुए कि मैं पर्यावरण दिवस पर कुछ 2 लाइन और सुनाना चाहूंगी कि आओ सब मिलकर बचाएं पर्यावरण, आओ सब मिलकर बचाएं पर्यावरण, प्रकृति की सुंदरता का न करें हरण, प्रकृति की सुंदरता का न करें हरण। जब पेड़ और पौधे लगाओगे, जब पेड़ और पौधे लगाओगे, तभी सुखी और स्वच्छ जीवन पाओगे, तभी स्वच्छ और सुखी जीवन पाओगे। पर्यावरण का दिल से करो तुम सम्मान, पर्यावरण का दिल से करो तुम सम्मान, क्योंकि यही है हमारे जीवन का वरदान, क्योंकि यही हमारे जीवन का वरदान। पेड़ काटने की छोड़ो तुम आदत, पेड़ काटने की छोड़ो तुम आदत, वरना जल्दी हो जाएगी, जल्दी ही आएगी धरती की कयामत, जल्दी ही आएगी धरती की कयामत। अब पेड़ कह रहे हैं, प्रकृति कह रही है, वृक्ष कह रहे हैं, क्योंकि एक वृक्ष अर्थवेद में कहा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्र के समान होता है। तो प्रकृति कह रही, वृक्ष कह रहे हैं कि बात मेरी सुनो, मत काटो पेड़ों को भाई, बात मेरी सुनो, मत काटो पेड़ों को भाई, तुम्हारे बच्चों को करनी पड़ेगी इसकी भरपाई, तुम्हारे बच्चों को करनी पड़ेगी इसकी भरपाई। तो इन्हीं संकल्पों के साथ हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का उद्देश्य लेते हुए सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ पर्यावरण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय भावना दीदी जी। ऐसा लग रहा था कि हम काव्य संगोष्ठी में कहीं बैठे हुए हैं। आपके उद्बोधन सुनकर आपने इसकी दिशा को ही चेंज किया, आपके लिए बहुत बहुत थैंक्स। अभी मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय भ्राता ब्रह्मा कुमार सत्यनारायण शर्मा जी को। आप कोटा से हम सबके बीच में उपस्थित हो रहे हैं। आप 2 मिनट के अंदर अपना उद्बोधन 2 शब्दों के माध्यम से देंगे। आदरणीय भ्राता सत्यनारायण शर्मा जी। ओम शांति, ओम शांति। आवाज आ रही है आपको? हेलो, आ रही है आप? ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, ओम शांति, हेलो दीदी, आवाज नहीं आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है आपको? बोलना तो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपको? बोलना। नहीं, आपको आवाज मिल रही है? आराम से सभी को आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके। ओम शांति। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी उपस्थित और जो इस जूम कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए लोग हैं, सबको शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। सबसे पहले प्रगति पिता, हमारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा को नमन करता हूं। और मेरे जो पूर्व 4 वक्ता हैं, चारों वक्ता सुमंत भाई जो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर विंग के हमारे एक्टिव मेंबर हैं, उनके बाद डॉक्टर PK रॉय जो नेशनल रिसर्च सेंटर रेपसीड मस्टर्ड उमेर के डायरेक्टर हैं ICR के, और उसके बाद डॉक्टर उदयभान सिंह जी जो कि डीन है चक्र सकरीटा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर
जो कि केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर से संबद्ध है, ये तीनों वक्ता प्लस भावना बहन, उन्होंने माना जिसको कहना चाहिए गागर में सागर डालते हुए बहुत कुछ कवर कर दिया। कहने को बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी चूंकि मुझे आदेश दिया गया है कि 2 शब्द मैं अपनी तरफ से जोड़ूं, तो मैं ये कहना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा आज की मुख्य अतिथि राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कविता दीदी, जो कि जॉइंट इंचार्ज है सब जोन आगरा की, और इसकी ऑर्गेनाइजर बैठी हैं प्रवीणा बहन जी, जो सबको जोड़ रही हैं इधर से उधर, और बबीता दीदी जी, आपका पहले आभार व्यक्त कर दूं इससे पहले कि मेरा समय समाप्त हो जाए। मैं यहाँ पर ये जोर देकर कहना चाहूंगा कि प्रकृति को हम किस तरह से बिगाड़ रहे हैं, उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है जो पेड़ हैं उनका हम अनाधुंध अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए उनको काट रहे हैं, चाहे उसका फर्नीचर बनाएं चाहे और कुछ करें, लेकिन हम ये भूल गए कि जिस दिन ये पेड़ खत्म हो जाएंगे हम भी लाइन से चले जाएंगे। आप सब जानते हैं अभी कोरोना काल में भारत अकेले देश में 25 से 30 लाख लोगों ने प्राण गंवा दिए। क्यों गंवा दिए? पेड़ कट गए, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, इसलिए दम घुट घुट के हम जा रहे हैं। एक भाई ने गुजरात में, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 80-85 के लिए, तो उनका जब बिल देके उनको वहां से डिस्चार्ज कर रहे थे तो उनका साहब आपका ये बिल है, तो रोने लगे। वो भाई ब्रह्मा कुमार नहीं थे, तो डॉक्टरों ने कहा भाई क्यों रो रहे हो, बिल को देख के रो रहे हो क्या? बोले बिल को देख के नहीं रो रहा, ये तो बिल तो 24 घंटे का आपने 20-25 हजार का दिलाया, मैं सक्षम हूँ, इसको पे कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस प्रकृति का और उस परमात्मा का आभारी हूँ जो मेरे को 84 साल से झेल रहा है, उसने अरबों करोड़ों रुपए का मेरे ऊपर खर्च कर दिया, आपके बिल की मुझे चिंता नहीं है। तो यक्ष प्रश्न इस बात का है कि ये जो पेड़ों का, प्रकृति का, ये पर्यावरण एक चीज से नहीं है। सुमंत भाई ने बहुत अच्छे से बताया, बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं जो हमारे आसपास काम करते हैं, ये सब मिलके प्रकृति को बनाते हैं। प्रश्न ये कि हम इसको कैसे बचा सके। ये दोहन तो हो गया, उस दोहन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसका एक दुष्परिणाम सबसे ज्यादा क्या बना, आज हम गाड़ी, कार, एसी, बंगला सब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनसे जो गैसें निकल रही है, जो केमिकल्स निकल रहे हैं, ये केमिकल्स जाके जो ओजोन लेयर है, आप सब परिचित हैं ओजोन लेयर क्या होती है। ओजोन लेयर हमें शील्ड करती है, वहां से जितने केमिकल, भारी खतरनाक केमिकल आए उनसे हमें बचाती है। लेकिन जब वो लेयर डिप्लीट हो गई, लेयर का क्षरण हो गया और वहां से केमिकल्स आने लगे, आपको बता दें कि क्लोरीन और ब्रोमीन करके जब मिलते हैं इससे एक ओजोन के उससे मॉलिक्यूल से, तो 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। वो कितना हमारा सत्यानाश करते हैं, कितना प्रकृति का सत्यानाश करते हैं। एक्वेटिक प्लांट जो पानी में उगते हैं उनको, जो पेड़ हैं बड़े बड़े, उनको भी वो समाप्त कर देते हैं। यही नहीं, वो मनुष्यों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को, सबको जो केमिकल्स वहां से क्षरित होके आते हैं, वो दुनिया भर की बीमारियां, जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि कैंसर, ये वो दुनिया भर की बीमारियां उनसे हो रही हैं, और जो हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उनको हाईली इन्फेक्ट करती हैं। तो मेरा आपसे ये कहना होगा कि इसको बचाने के लिए, प्रदूषण को बचाने के लिए, हेलो हाँ दीदी, तो प्रदूषण को बचाने के लिए हमें क्या करना है, वृक्षारोपण। आज हमारे ब्रह्मा कुमारी विश्व शांति भवन में एक पौधा लगाया गया और ये कहा गया कि अगर पीपल का पौधा लगाएं तो वो ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, एक तरह से पूजा भी जाता है, उसकी पूजा भी की जाती है। और हमारे गुलजार दादी जी के लिए कहा गया कि वो शीतलता, प्योरिटी की ऐसी मूर्त थी, तो वो बाबा से सब आत्माओं का मिलन परमात्मा से उन्होंने कराया, इसलिए उनके नाम पे पीपल के वृक्ष को लगाने की सलाह दी गई। दूसरा क्या है कि हमारी जानकी दादी जी, वो पूरे वर्ल्ड में हमारे 145 कंट्रीज में हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबको बांध के रखा, उनकी छत्र छाया में सबको बहुत अच्छे से प्रगति हुई ब्रह्मा कुमारी संस्था की। तो उन्होंने कहा कि वट वृक्ष लगाए, बड़ का पेड़ लगाया जाए उनकी स्मृति में। और हमारी यीशु दादी जो थोड़े दिनों पहले हमें छोड़कर व्यक्त हुई, उनके लिए कहा कि वो ऐसी कुशल प्रशासक थी जो सब काम नियम से हो, कानून से हो, विधि सम्मत हो, कड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि पेड़ नीम का कड़वा होता है लेकिन असर बहुत अच्छा करता है, इसलिए यीशु दादी जी की याद में एक नीम का पेड़ लगाया जाए
और ये प्रस्ताव दिया गया कि कम से कम 3 पेड़ हम सब लगाएं मिलके, तो शायद ये हमारी जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, ये बदल जाएगी और मना जो आज ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही हो रही है वो समाप्त हो जाएगा। और छोटे छोटे काम तो हम सब कर सकते हैं। आज मैंने जो आपने कहा कि बाहर 5 अशोका के वृक्ष लगाए, वो काफी समय से चल रहे हैं, लेकिन आज नए 5 वृक्ष और लगाए। नए 5 वृक्ष कौन से लगाए? तुलसी, मनी प्लांट, इनमें कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता है, गमलों में लग जाते हैं। एलोवेरा, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके गमलों में लग जाते हैं और ये भी ऑक्सीजन का डिस्चार्ज करते हैं। तो हम सब मिला के, ये जो दोहन हो गया वो तो ठीक है, लेकिन उस दोहन को किस तरह से बचाएं, किस तरह से वातावरण को बचाएं, ताकि ये जो ग्लोबल वार्मिंग के जो इल इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, उनसे बचा जा सके। बहुत समय चूंकि हो चुका है और हमारी मुख्य अतिथि प्रतीक्षा कर रही है मैं आशीर्वचन देने की। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने मुझे धैर्य पूर्वक सुना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता सत्यनारायण शर्मा जी। आपने बहुत सुंदर बात हम सबको बताई कि आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के माध्यम से पूरे विश्व भर के अंतर्गत 8,500 सेवा केंद्रों के माध्यम से आज के दिन 8,500 पीपल के थे, 8,500 नीम के थे और 8,500 बरगद के पेड़ पूरे विश्व भर के अंतर्गत लगाए गए। वो हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। अभी मैं आमंत्रित कर रही हूँ, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय राज कविता दीदी जी। आप हम सब के बीच में अपनी अध्यक्षीय उद्बोधन देंगे। दीदी। ओम शांति। ओम शांति। परम पिता परमात्मा, सृष्टि रूपी वृक्ष के पिता परमात्मा पिता शिव बाबा और परमात्मा पिता शिव बाबा और प्रकृति प्रेमी सर्व विश्व की आत्माओं का आह्वान करते हुए जूम मीटिंग पर जुड़े हुए समस्त प्रकृति पति पिता के संतान प्रकृति प्रेमी आत्माओं, वर्तमान समय को हमें बड़ी विचारणीय दृष्टि से देखना होगा कि जब असंभव स्थिति हो जाती है, जब कोई कार्य मानव प्राणी के नियंत्रण से समाप्त हो जाता है, तब स्वयं वो जगत नियंता प्रकृति वृक्षपति संपूर्ण सृष्टि का रचयिता स्वयं उसको अपग्रेड करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए गीता के दिए वचन के अनुसार इस सृष्टि पर आते हैं। वास्तव में आप सब पर्यावरण रक्षक भाई बहनों को ये बताते हुए मुझे परम हर्ष हो रहा है कि विकृति तो हमें सबको बाह्य चक्षुओं से नजर आ रही है, लेकिन यदि अंतर चक्षु को समझ और सावधानी और जागृति को हम अपने जीवन में लाएं, तो परमात्मा पिता ने इस संपूर्ण प्रकृति के पोषक को पालना के लिए एक सुंदर विचारों के पौधे संपूर्ण विश्व में उगा दिए हैं। और वो पौधे हैं श्रेष्ठ विचारों के, वो पौधे हैं सद संस्कारों के, वो पौधे हैं शुभ भावनाओं के। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बड़ी वैज्ञानिक जागृति के द्वारा, वैज्ञानिक जानकारियों के द्वारा कृषि क्षेत्र और पर्यावरण क्षेत्र और बहुआयामी पर्यावरण की स्थितियों से हमें अवगत कराया और उनके बचाव के प्रयास भी सुझाव किए। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस प्रकार प्रकृति के 5 तत्वों का वैज्ञानिक परिष्करण करके, वैज्ञानिक अनुसंधान करके हम उनको बचा सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं, उनको पुनः संवर्धन संपोषण दे करके इस पर्यावरण को परिवर्तित कर सकते हैं, उन सबसे पूर्व हम जानते हैं कि हमारा दैनिक दिनचर्या में एक शब्द होता है कि मानव की प्रकृति बिगड़ गई है। मानव की प्रकृति अर्थात
5 विकारों से युक्त उसके विचार का हो जाना, यही मानव की अंतर प्रकृति का विकृत हो जाना है। जब मानव की अंतर प्रकृति शुद्ध होती है तो हमारी वनस्पति, हमारे जीव जंतु, हमारे पौधे और हमारा पर्यावरण स्वतः ही शुद्ध हो जाता है। उस समय ना ही वृक्षों को जल देने की आवश्यकता होती है, ना ही पर्यावरण के 5 तत्वों को यज्ञ करके शुद्धिकरण करने की आवश्यकता होती है, बल्कि संकल्पों की शक्ति, संकल्पों का विज्ञान, मौन की शक्ति, मन के संयमित अनुशासित सद्विचारों की शक्ति, प्रकृति के 5 तत्वों को एक साथ पोषण करते हुए इस समस्त ब्रह्मांड में वो सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो जाती है। और उस सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ मन दया, करुणा, प्रेम, सहिष्णुता, सहयोग और स्नेह से, सद्भावना से भरपूर होता है। जब मानव मन की प्रकृति इन भावों से भर जाती है तो उसके इर्द गिर्द का वातावरण जीव जंतुओं से, पशु पंछियों से, मानवता से भरपूर हो जाता है। अर्थात जो मुझे चाहिए वो सभी को चाहिए। यदि मुझे एक गिलास पानी की आवश्यकता है जीवन जीने के लिए, तो मेरे सभी साथी, कर्मचारी और सृष्टि के प्रत्येक चैतन्य प्राणी को पीने के लिए, ऊर्जा पाने के लिए पानी की आवश्यकता है। ये भाव जल देवता का दोहन खत्म कर देगा। हमारी भारतीय संस्कृति इस बात की प्रचुर धनी रही है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर प्रकृति के 5 तत्वों को देवता कहा जाता है। देवता अर्थात देने वाला। इन 5 प्रकृति के तत्वों को जब मानव प्राणी परमात्मा शक्ति के माध्यम से पोषकता देता है, उन्हें जीवन देता है, उनका सदुपयोग करता है, तो वह हमें जीवन देते हैं। क्योंकि विज्ञान का नियम है, जो दिया जाता है वो ही वापस लौट कर आता है। अर्थात हर कर्म का, एक्शन का रिएक्शन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यदि हम अपने प्रकृति के वातावरण को, मानव समाज को, जीव जंतु को, जड़ और चेतन को सद्भावों से सिंचित करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी पृथ्वी पुनः शस्य श्यामला बन जाएगी। पहले हमारी पॉपुलेशन शोषण करने में कम थी, आज हम 750 करोड़ विश्व की आबादी इस विश्व पर्यावरण दिवस पर ये संकल्प कर ले कि हम सुख देने के विचार अपने मन में उत्पन्न करेंगे। हम सबको जी और जीने दे के सिद्धांत से अपने मन के भावों को प्रकट करेंगे, कर्मों को करेंगे, सुख लेंगे और सुख देंगे। अब सुख हमें कोई देने वाला नहीं है, बल्कि जो आत्मा का मौलिक गुण सुख स्वरूप है, उसमें सोल कॉन्शियस होकर हमें टिकना होगा और परम पिता परमात्मा सुख के सागर से अपना संबंध, अपनी शक्ति को जोड़ना होगा और तब हम उससे सुख लेकर समस्त विश्व के अंदर सुख को प्रवाहित करेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश की भांति देना ही देना है। उस ईश्वर जगत नियंता की प्रिय संतान बनकर समस्त विश्व के दुखों को हरना और सुखों को बांटना है। तो ये पर्यावरण, ये प्रकृति, ये दिवस नहीं मनाने पड़ेंगे, बल्कि जैसे आज से 50 साल पूर्व, 100 वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी माँ, हमारी सृष्टि सुखदायी थी, उपयोगी थी, श्रेष्ठ थी, कम मेहनत, अधिक उपज हम लेते थे, जल हमारा कल कल नदियों में प्रवाहित होता था, शीतल, शुद्ध, श्रेष्ठ होता था, औषधि के रूप में होता था, वनस्पति युक्त होता था, वैसा ही पुनः हम सब मानव जाति आज संकल्पित हो उस जगत नियंता परमात्मा पिता का साथी बने, उस परम प्रिय परमात्मा से जो इस सृष्टि पर आकर हम मानव मात्र से सहयोग मांग रहे हैं, संकल्प का,
सहयोग मांग रहे हैं, कर्म का सहयोग मांग रहे हैं, स्नेह और संगठित होकर एकजुट होकर संकल्पित होने का। यदि आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सभी जूम पर जुड़ने वाले अथवा अपरोक्ष इस ब्रह्मांड में इन विचारों की शक्ति जो फैल रही है, सर्व विश्व की आत्माएं इन संकल्पों से जुड़ जाते हैं, तो ये खुशखबरी की बात है। ईश्वर के सामने असंभव कुछ नहीं है और मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो जो आज काला संकट गहराया है, जो आज प्रकृति का विरोध का रूप हमारे सामने आया है, तो उसका हम सामना बड़े प्यार से कर सकेंगे और एक से एक संकल्प को दोहराते हुए। यदि 8000 पेड़ आज हम पीपल के लगाते हैं, 8000 पेड़ हम बरगद के लगाते हैं, 8000 पेड़ हम नीम के लगाते हैं, अथवा जैसे शर्मा जी ने बताया हम गिलोय, मनी प्लांट और तुलसी के लगाते हैं, तो हम देखते हैं छोटे छोटे प्रयास भी यदि हम 750 करोड़ मानवता के रक्षक मानव प्राणी परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना इसका प्रयोग करता है, तो वो दिन दूर नहीं। जैसा कि हमारी भावना बहन ने बताया कि पुनः सृष्टि सतो प्रधान बनेगी, जल सतो प्रधान बनेगा, पृथ्वी सतो प्रधान बनेगी और आकाश सतो प्रधान होगा, चांद सूर्य ग्रहण नहीं होंगे और हमारा समाज और संगठन पुनः स्वर्गिक सृष्टि जहाँ घी दूध की नदियां बहती थी। तो श्री कृष्ण की चर्चा हमारे उदय भान जी ने, डॉक्टर उदय भान जी ने की, दीन साहब ने, वो हमारी जो इतने गहरे अन्वेषण डॉक्टर प्रोफेसर पी.के. राय साहब ने दिए हमें जानकारी, हमारे डॉक्टर दीन साहब ने दी हमें जानकारी, इन सब वैज्ञानिकों का भी परम वैज्ञानिक, परम सत्ता, आत्मिक सूक्ष्म अनुसंधान के माध्यम से इस समस्त सृष्टि को तमो प्रधान से डिग्रेड से अपग्रेड कर रहे हैं। और हम एक मूल मंत्र देते हैं, इस पर्यावरण शुद्धि का एक मूल मंत्र है और वो मूल मंत्र है ऑल प्रॉब्लम्स बॉडी कॉन्शियस एंड ऑल सॉल्यूशन सोल कॉन्शियस। सोल के ऊपर हम ऐसे रिसर्च करें, ऐसे अनुसंधान करें, ऐसे हम विश्लेषण करें, ऐसे हम प्रयोग करें, तो हमारी भारतीय संस्कृति का जो आध्यात्मिक चिंतन था वो विराट रूप लेगा। आज भी उसकी उतनी ही आवश्यकता है जितनी आज से 2500 वर्ष पहले हमारे देश और समाज और संस्कृति को आवश्यकता थी, विश्व को आवश्यकता थी। तो आइए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हम समस्त विश्व की आत्माओं को इस पर्यावरण दिवस की शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं, मंगल कामना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि परम वैज्ञानिक, परम विश्व सृष्टि का वृक्षपति बीज रूप परमात्मा पिता के साथ मानव समाज, मानव विश्व की आत्माएं उसकी प्रिय संतान बनकर अपने मन को, अपने वचन को, अपने कर्म को अनुसंधान करते हुए सतो प्रधान बनाते हुए इस पर्यावरण को शुद्ध सतो प्रधान स्वर्गिक बनाएंगे। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इस भारत की सृष्टि को बनाया, जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने गाय, गोपी, ग्वाले और गोबर इन सब का सदुपयोग करके, इन सब का महत्व वैज्ञानिक बता करके हमारे जीवन से जोड़ा, हम भी उसको अपने जीवन में जोड़ेंगे और अपने भावों को, अपने कर्म को सतो प्रधान बनाएंगे। तो वो दिन दूर नहीं जब पुनः हमारी धरती माँ शस्य श्यामला होगी, हमारा जल देवता हमें पोषक शुद्ध जल देगा और हमारा गगन हमें शुद्ध सूर्य चांद तारों की प्रकाश और रोशनी देगा, शक्ति देगा और हमारी वृक्ष, पर्यावरण, पेड़ पौधे, वनस्पति, वृक्ष, जीव जंतु, गाय माता, अन्य सभी जितने भी प्राणी मात्र हैं वो हमें सुख देंगे, हम उन्हें पोषकता देंगे, सुख देंगे। तो वो दिन दूर नहीं जब पांचों ही तत्व
प्रकृति के हमें पालना देंगे और परमात्मा की महिमा को, कि परमात्मा ने कैसे कैसे इस प्रकृति में उर्वरकता और कैसे कैसे रंग और कैसी कैसी ताकत भरी है, उनके अनुभव को हमारे दिल में भरेंगे। ऐसे स्वर्णिम जीवन की कामना करते हुए आप सब इस जूम मीटिंग में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत दिल से आपके स्वर्णिम भाव, स्वर्णिम विचार और स्वर्णिम सृष्टि जो ईश्वर बनाने आए हैं उसमें आगमन के लिए ब्रह्मा कुमारी बहुत बहुत आपका स्वागत करती हैं और आपका आभार व्यक्त करती हैं कि हम संकल्पों के स्नेह सहयोग से जुड़कर ऐसे ही इस प्रकृति के पर्यावरण को शुद्ध भावों से, शुद्ध भावों से, शुद्ध संगठन को एक से एक कड़ी बनाकर इस अभिशाप को मिटाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय दीदी जी। बहुत ही अनुभव युक्त उद्बोधन आपने हम सबके बीच में रखा। वर्तमान समय प्रकृति को हम सभी के सहयोग के और जब हमारी आंतरिक रूप से हम सभी जानते हैं कि बाह्य प्रकृति में परिवर्तन हो ही जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर शांत चित वातावरण होता है निश्चित रूप से वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति भी शांत चित ही होते हैं। इसलिए व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति का प्रभाव बाह्य प्रकृति पर पड़ता है। तो हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम स्वयं की आंतरिक प्रकृति को परिवर्तन करें, जिससे विश्व के अंदर परिवर्तन आएगा। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय समय प्रति समय अनेक कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, जिसमें एक 7 डेज का कोर्स जो निःशुल्क है, उस कोर्स को भी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आश्रम पे आके भी कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत स्वयं की सत्य पहचान और उस जगत नियंता परमात्मा जो सबका प्रकृति पति है उसकी पहचान दी जाती है। तो उसके साथ मन का कनेक्शन जब हमारा जुड़ जाता है तो कोई भी कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने आए तो उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। कुछ कहना चाहूंगी, ढलते सूरज का कोई सहारा नहीं होता, ढलते सूरज का कोई सहारा नहीं होता, मुसीबतों के समंदर का किनारा नहीं होता, कि आफतों के तूफान भी आ जाएं तो क्या डर है, जिसका साथी है भगवान वो कभी बेसहारा नहीं होता, जिसका साथी है भगवान वो कभी बेसहारा नहीं होता। अभी मैं ब्रह्मा कुमारी गीता बहन से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना स्पीकर म्यूट करें और सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। ब्रह्मा कुमारी गीता। ओम शांति। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सभी जूम मीटिंग पर एकत्रित हुए हैं और कुछ साथ में बैठकर के भी इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी उस प्रकृति पति जगत नियंता सर्वोच्च सत्ता परम पिता परमात्मा का, और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस कार्यक्रम को हम सभी के बीच में रखने के लिए, सुंदर प्रेरणा देने के लिए आदरणीय राजयोगिनी बड़ी दीदी जी का। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे आज के कार्यक्रम में अपना कीमती समय निकालकर हम सबके बीच में बहुत ही सार गर्वित और मानवीय मूल्यों से युक्त अपने विचार हम सबके बीच में रखे हमारे अतिथिगण। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथिगण और विशिष्ट अतिथिगण। मैं उनका भी धन्यवाद तहे दिल से करना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हम सबको पर्यावरण के बारे में बताया कि कितनी सारी जहरीली गैसें जो इस प्रकृति में छोड़ी गई हैं और जो रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है
उससे भूमि की उर्वरकता खत्म होती जा रही है और छोटे छोटे पौधे लगाकर हम प्रकृति के इस प्रदूषण को बचा सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आदरणीय राजयोगिनी भावना दीदी जी। उन्होंने धरती माँ की पुकार को हम सबके बीच में रखा और आज के कार्यक्रम की कुशल मंच संचालन करता आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी प्रवीणा दीदी जी, आपने सभी अतिथियों को उनके समय प्रमाण हम सबके बीच में उपस्थित किया। तो और जूम मीटिंग पर जुड़े हुए सभी भाई बहनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हम सबके बीच में आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सभी का तहे दिल से आभार, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी 2 मिनट ईश्वरीय याद में बैठेंगे। पुनः परम पिता परमात्मा की याद में गीत के माध्यम से मीटिंग का एंड होगा। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता, बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। खूबसूरती इन सब की आंखों में सदा उतरती। खूबसूरती इन सब की आंखों में सदा उतरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी।
करके गोद में अपनी पाले धरती माता, माँ बन करके गोद में अपनी पाले धरती माता, बनकर पिता अंबर भी बाहों में सबको समाता, माँ बन करके गोद में अपनी पाले धरती माता, बनकर पिता अंबर भी बाहों में सबको समाता। सूरज की किरणों से है ऊर्जा सभी में भरती, सूरज की किरणों से है ऊर्जा सभी में भरती, मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति, कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति, मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। सागर की गहराई में रत्नों की अनोखी खान, टिके हैं जिस पर चांद सितारे, वो है आसमां। सागर की गहराई में रत्नों की अनोखी खान, टिके हैं जिस पर चांद सितारे, वो है आसमां। पल पल इन्हीं के सदके है जिंदगी निखरती, पल पल इन्हीं के सदके है जिंदगी निखरती, मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। आप सभी का बहुत बहुत थैंक। ओम शांति।